Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture we talk about malting process. Malting, you people know that malting is a process. It is a product which we obtain from different grains like wheat, barley. There are so many. Generally, there are three steps: addition of water, steeping, and also the drying or the germination step, and the last is the kilning. And there are also so many steps regarding brewing. So today our topic is the corn. In the previous lectures we talked about the drying milling. In previous lecture we talked about the dry milling process. In the case of corn, we are do wet milling process, and the objective to obtain different fractions of nutritional content from the corn. So let's start our today lecture. Corn, its utilization botanically, it is known as Z maize. Maize is also known as corn in USA. तो जो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें इसे इसे कॉर्न के नाम से भी या मेज के नाम से भी जानते हैं. So what is the purpose or what is the utilization of the corn? It is used for animal feeding, for human consumption, and for manufacture of starch, syrup and sugar. तो जो कॉर्न के जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट हैं. इट इज़ यूज फॉर द एनिमल फीडिंग, यानी कि जो जानवरों की खुराक वगैरह के लिए उसमें भी कॉर्न का इस्तेमाल है, कॉर्न मील का. या ह्यूमन कंजप्शन के लिए कॉर्न, यानी हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो कॉर्न से हासिल करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कॉर्न फ्लोर वगैरह भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा इसकी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक टोर्टिला, और इसके अलावा जो ये ऑयल वगैरह यूज एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉर्न से, तो ये भी यानी एज ए कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं, कॉर्न कुकिंग ऑयल. तो इसके अलावा है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड सिरप एंड शुगर. अजान हो जाए बेटा.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे कौन के यूटिलाइजेशन के रिलेटेड। तो इसके अलावा जो है ये डिफरेंट जो स्टार्च वगैरह है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पॉलीसेकेराइड होता है। और डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द मोनोमर्स विद द बॉन्डिंग कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, यानी कि डिफरेंट जो हैं हज़ारों की तादाद में जो मोनोमर्स होते हैं या ग्लूकोज यूनिट्स या इसके अलावा भी और यूनिट हो सकते हैं, तो उससे मिलकर ये स्टार्च मॉलिक्यूल बना होता है। तो ये वाइट ये सॉल्युबल है इन वाटर। तो ये स्टमक वगैरह में थोड़ा बहुत जो है वो अब्जॉर्ब होता है, इसकी डाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा जो डिफरेंट सिरप्स हैं, मसलन आप लोग बेवरेज इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल अगर बात करें, तो बेवरेज इंडस्ट्री में जो है ये चीनी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं करते जो ये ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें यानी सिरप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह इस तरह, यानी डिफरेंट इनकी यानी कि नोमनक्लेचर है, डिफरेंट टाइप के जो है सिरप्स बनाए जाते हैं। इंटेंस स्वीटनर्स सिरप्स होते हैं ये। और इसके अलावा शुगर की मैन्युफैक्चर के लिए भी कॉर्न के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यू की, यानी उसके जो ये कौन है इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स में क्या चीज़ें हैं। लोअर न्यूट्रिट वैल्यू देन दैट ऑफ वीट। तो जो अगर इसका कंपैरिजन किया जाए वीट के साथ, तो वीट जो है वो हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें एज़ कम्पेयर टू द कॉर्न। तो जो कॉर्न है इसमें जो है लोअर न्यूट्रिटिव वैल्यू है दैन दैट ऑफ वीट, deficient in niacin and has relatively low content of protein which is deficient in lysine and tryptophan। तो जो कॉर्न है ये इसमें एक तो नायासिन नहीं होता एंड है, यानी विटामिन का नाम है नायासिन, एंड हैज़ रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो भी कंटेंट होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वीट। इसके अलावा विच इज़ डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आप लोगों को लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स का बताया था, तो ये लाइसिन जो और ट्रिप्टोफैन जो है ये लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो नायासिन है उसकी डेफिशिएंसी से जो, यानी कि जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ कॉज होती है उसे हम प्लेग्रा कहते हैं। तो प्लेग्रा इज ए प्रेवलेंट अमंग सम पीपल हु रिलाई अपॉन मेज फॉर ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर डेली फूड। तो जो लोग यानी कि मोस्टली जो मेज़ को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, या उन मसलन अगर 3 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम उन्होंने मेज़ यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह के जो पीपल होते हैं ये ससेप्टिबल होते हैं फॉर द प्लेग्रा डिजीज़। तो प्लेग्रा डिजीज जो होती है वो कॉमन होती है, जो यानी लोग मकई को खाते रहते हैं। इट कंटेन्स नायासिन बट 50 to 80% ऑफ इट अकर्स इन द बाउंड फॉर्म एज नायासाइटिन। तो यानी कि जो नायासिन है वो होती ज़रूर है जो कॉर्न है उसमें, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में होती है। तो इसलिए वो अब रेडिली अवेलेबल नहीं होती, उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है। मसलन अगर खुराक में खाते हैं तो यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मसलन बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब डाइजेस्ट और यूटिलाइज हो रहे हैं बॉडी में या नहीं। तो ये बाउंड फॉर्म में होती है, तो इसलिए ये बॉडी में इसका कोई मेटाबॉलिज्म में यानी कि किरदार नहीं कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती। इट कंटेन्स नायासिन बट 50 to 80% ऑफ इट अकर्स इन बाउंड फॉर्म एज ए नायासाइटिन। तो ये नायासाइटिन जो है ये इसका नायासिन का जो है बाउंड फॉर्म है, उसका नाम है। द कंटेंट ऑफ वाइटामिन इन मेज फ्लोर। तो डिफरेंट टाइप के जो वाइटामिन में कंटेंट होते हैं, जिसमें थायामीन है, राइबोफ्लेवन है, नायासिन है। तो ये मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम यानी कि इसकी क्वांटिटी है, यानी कि बहुत मिनूट क्वांटिटी में ये होते हैं। मोस्टली जो मसलन हम जो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो मेजर करते हैं या जो हम फिगर एक्सप्रेस करते हैं, तो वो मिलीग्राम पर 100 ग्राम में होती है। तो इसमें यानी कि यहाँ जो है वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो थायामीन है वो 0.23 टू ऐसे लेके 0.39 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम जो है मेज फ्लोर में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोफ्लेवन जो है 0.08 से लेके 0.15 तक होता है। इसके अलावा नायासिन जो होती है वो 0.90 से लेके 1.92 तक होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो वाइटामिन हैं ये पाए जाते हैं मेज फ्लोर में। इन ऑर्डर टू मेक मेज प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री as the main item of the diet, the addition of lysine, tryptophan, vitamin B, niacin and riboflavin would be desirable। तो अगर हमने मसलन उसे एज ए स्टेपल फूड यूज़ करना है, तो या उसे उससे यानी जो प्रोडक्ट्स बनानी है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनानी है, तो उसमें जो है ये डिफरेंट जो कंटेंट हैं लाइक ये लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, और इसके अलावा विटामिन B1 जो है, और ये
नायासिन और राइबोफ्लेविन वुड बी डिज़ायरेबल, तो इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो इसमें ये मसलन ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसमें जो टर्म हमें यूज़ करेंगे वो है इनरिचमेंट। इनरिचमेंट यानी फोर्टिफिकेशन ही करें, नहीं फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो कुछ चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं है लेकिन हम उसे ऐड कर रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट है हमारी वो न्यूट्रिशनल हो। तो यहाँ जो मसलन जो है वो इनरिचमेंट का वर्ड यूज़ होगा, इनरिचमेंट करनी है कि एडिशन जो कर रहे हैं वो इनरिचमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री एज द मेन आइटम ऑफ द डाइट, यानी कि उसे हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री हो रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो इसे हम एज ए मेन आइटम ऑफ डाइट यूज़ करें। तो इसमें जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है ये लिपिड अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में। तो ये स्पेशली जो मेज है इसमें ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है, और इसके अलावा ये विटामिन B1 नायासिन राइबोफ्लेविन वुड बी डिज़ायरेबल। तो आप लोगों ने लाइसिन जो है ये सीरियल जो ग्रेन्स वगैरह पढ़ी थी तो उसमें भी आप लोगों ने ये पढ़ा था लिमिटिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट है मिलिंग, मिल्ड बाय ड्राई और वेट प्रोसेसेस। तो जो ये कॉर्न की मिलिंग है ये दो तरीक़ों से हो सकती है, ड्राई से भी हो सकती है, वेट से भी हो सकती है। तो वेट से ड्राई से ऐसा चीज़ यानी पाउडर फ्लोर वगैरह बन जाएगा, और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर उनको अलग करना है तो वेट प्रोसेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन बोथ प्रोसेसेस इज द सेपरेशन ऑफ जर्म फ्रॉम द रिमाइंडर ग्रेन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड रिकवर ऑयल। तो जर्म पोर्शन को जो है दोनों यानी कि अगर मसलन वेट की बात की जाए या ड्राई की बात की जाए तो उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वो ये है कि सेपरेशन ऑफ जर्म फ्रॉम द रिमाइंडर ग्रेन। तो ग्रेन से जो है जर्म अलग हो जाए इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड रिकवर ऑयल। तो जो ऑयल यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेज कॉर्न ऑयल वगैरह यानी बनाया जाता है, ये रिफान इधर अब्दुल्लापुर के बाद जो है ये मिल है, तो इसमें ये डिफरेंट स्टार्चेज वगैरह बन रही हैं, और ये और कुकिंग ऑयल वगैरह बन रहे हैं जिस तरह यानी कस्टर्ड वगैरह में होता है वो भी स्टार्ची मटीरियल ही होता है जो कस्टर्ड वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो पान पाउडर जो है हम यूज़ करते हैं। तो जो इनकी बेस है यानी कि वो कॉर्न है, तो वहाँ यानी कि गाड़ियों की गाड़ियाँ यानी कि लदी खड़ी होती हैं, तो अनलोडिंग वगैरह उनकी हो रही होती है, तो वो एज ए बेस यूज़ करते हैं। और फिर ये इनकी जो सप्लाई है थ्रू आउट द वर्ल्ड भी है और विद इन द नेशन भी है, तो काफ़ी यानी इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल आउट होती हैं। आफ्टर डी जर्मिनेशन, यानी कि जब हम डी जर्मिनेशन का मतलब है कि जब हमने जर्म को अलग कर लिया, फर्स्ट जो लाइन थी इसमें हमने बोला गया जर्म को हमने लैदा करना है। तो आफ्टर डी जर्मिनेशन जर्म लैदा करने के बाद द ड्राइंग मिलिंग एम्प्लॉयज रोलर मिल्स एंड प्लांट सिफ्टर वेयर एज वेट मिलिंग इन्वॉल्व द स्टिपिंग स्टेज टू रिकवर स्टार्च एंड प्रोटीन एज ए सेपरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो डीजर्मिनेशन के बाद जो है ड्राइंग मिलिंग अगर हमने करनी है तो रोलर मिल्स वगैरह और प्लांट सेक्टर वगैरह यूज़ करके तो ड्राई मिलिंग हम करेंगे। अगर हमने वेयर एज वेट मिलिंग इन्वॉल्व, तो अगर हम जो है वो वेट मिलिंग करना चाहते हैं तो वेट मिलिंग में हम जो है पानी यूज़ करेंगे, स्टिपिंग स्टेज उसे कहते हैं, टू रिकवर स्टार्च एंड प्रोटीन एज ए सेपरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म से यानी कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं स्टार्च और प्रोटीन, तो उसे यानी अलग करने के लिए हम जो है स्टिपिंग का स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये है फ्लो शीट डायग्राम वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न की। तो ये कर्सर जहाँ है ये मेरा है, ये कॉर्न यहाँ से स्टार्ट, तो इधर डिफरेंट क्लीनिंग स्टेप्स हैं उसमें, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो हमने रिमूव कर ली। रिमूव करने के बाद जो है उसे स्टीपिंग यानी कि पानी में उसे भिगो देना है। भिगोने के अमल में यानी कि ये है कि ये टू वे प्रोसेस है कि स्टीम वाटर यहाँ से अगर स्किप आउट हो रहा है तो वो निकलता रहेगा। नेक्स्ट जो वेट कॉर्न है तो उसे यानी कि कैसे यूज़ करना है वेट कॉर्न को। तो वेट कॉर्न जो है उस सबसे पहले इसका ये जर्म जो पोर्शन है वो अलग ही है, यानी कि इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जर्म पोर्शन, तो यानी डी जर्म उसे कहते हैं। तो जर्म पोर्शन जो है उसमें उससे यानी कि दो चीज़ें निकल आई, एक जर्म ऑयल निकल आया और एक जर्म मील। तो यानी कि मसलन जो ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो तो ऐसा जाएगा जो बकाया चीज़ बच जाएगी, जो यानी कि यानी कि जो है वो जानवरों की फीड के लिए यूज़ करेंगे तो वो जर्म मील वगैरह है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वेट कॉर्न के बाद ये मसलन ये हैं बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकल रही हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप था तो उसमें ये जर्म आई निकल आया और जर्म मील निकल आया। तो जो सेकंड स्टेप है वो वेट कॉर्न है, वेट कॉर्न से की हम ग्राइंड वॉशिंग करेंगे, तो ग्राइंड वॉशिंग करके जो है कॉर्न ब्रांड निकल आएगा उधर से।
ब्रेन पोर्शन जो है वो अलग हो जाएगा, और स्टार्च और प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगी। स्टार्च और प्रोटीन अलग होगी। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप था स्टीपिंग का, इसमें यानी कि हमने कहा था जो एक्सेस स्टीव वाटर है वो निकल रहा है। तो स्टीव वाटर का जो फर्दर है वो कॉर्न ग्लूटन फीड, यानी उसमें जो कंपोनेंट डिजोल्व हो गए हैं तो वो यानी कि उसे अलग कर लिया जाता है, कॉर्न ग्लूटन फीड उसे कहते हैं। तो यानी कि ब्रांड पोर्शन में जो ये स्टीव वाटर जो है आपस में कंडेंस कर रहे हैं और कॉर्न ग्लूटन फीड बन रही है। तो यहाँ जो हमारे पास स्टार्च एंड प्रोटीन पोर्शन है उससे जो है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी है, इथानॉल, कॉर्न स्वीटनर एंड कॉर्न ग्लूटन मील। तो ये 3 तरह की जो है बाई प्रोडक्ट्स जो है वो टेंड हो रही है स्टार्च और प्रोटीन से। इथानॉल वाली अल्कोहल ये होती है, और जो कॉर्न है ये कॉर्न स्वीटनर्स बनते हैं। तो इसके अलावा जो है ये कॉर्न ग्लूटन मील वाले। तो ये ओवरऑल जो है फ्लो शीट डायग्राम है वेट मिलिंग कॉर्न की। स्टार्ट में यानी कि हमने ये कॉर्न है उसे क्लीनिंग वगैरह करके स्टिपिंग का प्रोसेस नंबर 1 स्टेप आ गया। तो उसमें कॉर्न वेट हो गया, डीजर्म करके उससे ऑयल और जम बन गया। तो जो स्टीव वाटर एक्सेस में निकल रहा है वो फर्दर यूटिलाइज होगा। तो वेट कॉर्न की ग्राइंड एंड वॉशिंग से जो है कॉर्न ब्रान अलग हो जाएगा, और जो स्टार्च एंड प्रोटीन पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। कॉर्न बॉर्न जो है वो स्टीव वाटर के साथ फर्दर कॉर्न ग्लूटन फीड बना देगा, और जो स्टार्च एंड प्रोटीन पोर्शन है उससे हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इथानॉल, कॉर्न स्वीटनर्स एंड कॉर्न ग्लूटन फीड। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ये बन जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉर्न। जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं कॉर्न में वो यानी कि 100% के हिसाब से दिए हुए हैं। स्टार्च पोर्शन जो होता है वो 61% होता है, कॉर्न ऑयल जो इसमें से निकलता है वो 3.8% है, प्रोटीन जो है वो 8% है, फाइबर जो कंटेंट होते हैं वो 11.2% है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 16% है। तो अगर वेट मिल का पाउंड्स पर बुशल के हिसाब से बात किया जाए तो स्टार्च पोर्शन 31.5, ग्लूटन फीड 12.5, ग्लूटन मील 2.5, ऑयल 1.6। तो ये डिफरेंट जो हैं प्रोपोर्शन हैं जो ग्लूटन फीड, ग्लूटन मील और जर्म मील में ये प्रोटीन, फैट और फाइबर के जो हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन दिए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना। नेक्स्ट है वेट मिलिंग प्रोसेस। तो वेट मिलिंग प्रोसेस इट इज कैरिड आउट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो यानी वेट मिलिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग, तो उसका क्या पर्पज है कि इट इज कैरिड आउट फॉर द सेफ स्टोरेज। तो यानी कि ग्रेन वगैरह को स्टोर करने के लिए ड्राइंग का प्रोसेस किया जाता है। टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड देन 113 फ़ारेनहाइट। तो इतना यानी टेम्परेचर होना चाहिए। इफ टेम्परेचर इज अबव 130 F, द जर्म बिकम्स रबरी एंड टेंड टू सिंक इन द ग्राउंड में स्लरी। तो यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जर्म बिकम रबरी, तो यानी वो रबरी सा बन जाएंगे। तो एंड टेंड्स टू सिंक, और जो है वो ग्राउंड में स्लरी जो है वो उसमें यानी कि सिंक करना शुरू कर देंगे, तैरना शुरू कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ जर्म सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लोटिंग ऑफ जर्म। तो जो जर्म सेपरेशन का प्रोसेस होता है वो जर्म की फ्लोटिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टीपिंग। पर्पज ऑफ स्टीपिंग क्या है, दैट टू सॉफ्टन द कर्नल एंड असिस्ट द सेपरेशन ऑफ हल, जर्म एंड फाइबर फ्रॉम ईच अदर। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो पर्पज ऑफ स्टीपिंग में वो ये है कि जो कर्नल है वो सॉफ्ट हो जाए, और जो स्टीपिंग का प्रोसेस है वो असिस्ट करे फॉर द सेपरेशन ऑफ हल, जर्म एंड फाइबर फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा टू डिस्टर्ब एसएस बॉन्ड्स इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, फैसिलिटेटिंग स्टार्च प्रोटीन सेपरेशन। तो जो ये स्टार्च और प्रोटीन की आपस में बॉन्डिंग होती है एसएस बॉन्ड के थ्रू होती है प्रोटीन मैट्रिक्स। तो ये एसएस बॉन्ड जब टूटते हैं तो फिर ये स्टार्च और प्रोटीन सेपरेशन सेपरेट आउट हो जाती है। तो दो वो स्टिपिंग के जो हैं वो पर्पसेस हैं। नंबर 1 टू सॉफ्टन द कर्नल एंड असिस्ट द सेपरेशन ऑफ हल, जर्म एंड फाइबर फ्रॉम ईच अदर। नंबर 2 स्टेप है टू डिस्टर्ब, या नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है टू डिस्टर्ब एसएस बॉन्ड इन प्रोटीन मैट्रिक्स, ताकि जो स्टार्च और प्रोटीन पोर्शन है वो अलग अलग हो जाए। Clean maize is steeped for about 48 hours in warm water containing 0.0 to 0.03% sulfur dioxide. Optimum temperature is 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लीन मेज़ है उसे यानी कि स्टीप कर दिया जाता है 48 घंटे के लिए, और उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो यूज़ की जाती है वो 0.02 to 0.03% यूज़ की जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो वाटर का होता है वो 50 डिग्री होता है। कैरीड आउट इन द नंबर ऑफ वुडन स्टेप्स थ्रू विच द स्टीव वाटर इज पम्प काउंटर करंट। तो ये यानी कि वुडन स्टेप्स डिफरेंट टाइप्स के बने होते हैं, जैसे यानी कि सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं ना, जैसे ऐसे यानी कि ये स्टेप्स होते हैं वुडन स्टेप्स। तो उसके थ्रू ये स्टीव वाटर जो है वो पंप किया जाता है काउंटर करंट के थ्रू। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन इंक्रीज रैपिडली टू 35 to 40% एंड मोर स्लोली टू 43 to 45।
तो जो डिफरेंट जो ग्रेन्स हैं उसमें कईयों में मॉइस्चर कंटेंट है जो रैपिडली बढ़ जाता है 35 से 40%। वो किसी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो स्लोली बढ़ता रहता है, वो 43 से 45% तक बढ़ जाता है। ड्यूरिंग स्टीपिंग अबाउट 6% ऑफ कॉर्न इज डिजॉल्व इन वाटर। तो स्टीपिंग के जो स्टेप है, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट मैंने बोला था कि जो कॉर्न ग्लूटन फीड है, ये मसलन ये जो स्टीपिंग के दौरान जो स्टेप स्टीव वाटर लागू हो रहा था, कॉर्न ग्लूटन फीड आ रही है। तो यानी कि ड्यूरिंग स्टीपिंग अबाउट 6% ऑफ कॉर्न इज डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इट इज ड्रेन ड्राइड एंड यूज एज एनिमल फीड। तो इसे यानी कि ड्रेन यानी सुखा लिया जाता है, ड्रेन मतलब यानी पानी निकाल देना, और ड्राइड मैंने खुश्क करके और फिर यूज़ करते हैं फॉर एनिमल फीड। नेक्स्ट है डीजर्मिंग सॉरी। तो जर्म का जो पोर्शन है उसको अलग करने को कहते हैं डीजर्मिंग। आफ्टर स्टीपिंग स्टीव वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ एंड मेज कोरसली ग्राउंड इनटू डीजर्मिनिंग मिल्स, डीजर्मिनेटिंग मिल्स। तो जो स्टीपिंग का प्रोसेस में जो स्टीव वाटर है जो ड्रेन्ड ऑफ कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जो मेज कोरस जो स्ट्रक्चर होता है उसका, इट इज ग्राउंड इन द डीजर्मिनेटिंग मिल्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू फ्री ऑफ द जर्म फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ ग्रेन विदाउट ब्रेकिंग और क्रशिंग जर्म। तो जो जर्म पोर्शन है उसको अलग कर लिया जाता है फ्रॉम द रिमाइंडर ग्रेन। तो मेन पर्पज़ ये है कि जो जर्म को हम अलग कर रहे हैं ना वो टूटे और ना उसकी क्रशिंग वगैरह हो। तो जर्म को यानी बहुत एहतियात से यानी कि डीजर्मिंग की जाती है इसकी। फर्स्ट मिल इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो जो मिल है जिसमें ये डीजर्मिनेशन या जो हम कर रहे हैं ग्राइंडिंग यानी जर्म पोर्शन अलग कर रहे हैं, तो फर्स्ट मिल उस मिल का नाम है जो यूज़ की जाती है। इट कंटेन्स ए ब्रॉन्ज लिड चैम्बर हाउसिंग टू अपराइट मेटल स्टडीड विद मेटल थी। तो इसमें ये डिफरेंट जो पार्ट्स लगे होते हैं। इट कंटेन्स ए ब्रॉन्ज लिड चैम्बर हाउसिंग टू अपराइट मेटल प्लेट्स स्टडीड विद मेटल थी। वन प्लेट रोटेट्स एट 900 रेवोल्यूशन पर मीटर एंड अदर स्टेशनरी। तो इसमें जो प्लेट्स लगी होती हैं, एक प्लेट रोटेट कर रही है 900 रेवोल्यूशन पर 900 रेवोल्यूशन पर मिनट, और दूसरी जो है वो स्टेशनरी है। वाटर एंड मेज आर फेड इनटू मशीन विच क्रैक्स ओपन द ग्रेन एंड रिलीज द जेल। तो वाटर एंड मेज आर फेड। तो जो जब मेज को हम एंटर करते हैं तो यानी कि साथ वो वाटर भी ऐड किया जाता है ताकि जो जो है ये क्रैशिंग का प्रोसेस वो इतना सख्त ना हो कि जो ग्रेन्स हैं वो जर्म को ला करने की बजाय ग्रेन ही सारा टूटा हो। तो वाटर एंड मेजर फेड इनटू मशीन व्हिच क्रैक्स अपॉन द ग्रेन एंड रिलीज। जर्म सेपरेशन में क्या होता है, ग्राउंड मटेरियल flows down the separating throughs in which hubs and grids settle while the germ offer flows। तो जो ग्राउंड मटेरियल है फ्लो डाउन सेपरेटली, यानी कि आप लोगों को बताया था कि यानी कि उसमें स्टेप वाइज यानी जो है ये प्रोसेस होता है वुडन ब्लॉक्स में। तो इन विच हल्स एंड ग्रिड्स सेटल्स एंड वाइल द जर्म ओवरफ्लो। तो जर्म जो होता है वो जो यानी जिसका सेपरेशन आउट हुई है वो ओवरफ्लो हो जाता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड डाउन होती हैं, फ्लोज डाउन। तो इनमें क्या चीज़ें होती हैं, हल ग्रिड सेटल वाइल द जर्म ओवरफ्लो। जर्म इज वॉश एंड फ्रीड ऑफ स्टार्च ऑन रीफ। तो जर्म को यानी सबसे पहले वॉशिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो स्टार्च पोर्शन जो है वो अलग किया जाता है रील्स रील्स डी वाटर इन द स्क्वीज प्रोसेस एंड ड्राइड इन द रोटरी स्टीम ड्रायर्स। तो स्क्वीज प्रोसेस है उसकी डी वाटरिंग, स्क्वीज मैंने होता है दबाना, तो यानी डी वाटरिंग जो की जाती है दबाते हैं तो पानी निकल आता है उसमें से। और जो ड्राइड उसे किया था वो रोटरी स्टीम ड्रायर यूज़ करके इसे ड्राई किया जाता है। The germ is cooked by steam and oil is extracted by hydraulic press or by solvent। तो दो डिफरेंट जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस ही यूज़ किया जा सकता है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ की जा सकती है टू रिमूव द ऑयल। द जर्म इज कुक्ड बाय स्टीम। तो सबसे पहले जो जर्म है उसको कुकिंग करनी है ताकि वो फैसिलिटेट कर सके जो ऑयल है वो इजीली रिमूव हो सके। एंड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रोसेस और बाय सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्टेड जर्म के यूज़ फॉर कैटल फीड। तो जो यानी कि दूसरा पोर्शन बच जाता है जिसमें से ऑयल निकला हो तो वो ये एनिमल फीड के लिए कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं। The degerminated underflow from the germ separator is strained off from the liquor and finally ground on the stone mills। तो जो ये दूसरा पोर्शन होता है तो मसलन जर्म पोर्शन जो है वो अलग हो गया तो उसका हमने ये मील वगैरह बना लिया। जो बाकी जो स्टार्ची पोर्शन होता है जिसमें प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट होते हैं तो ये जो है इट इज स्ट्रेंड ऑफ द लिक्वर एंड फाइनल ग्राउंड ऑन द स्टोन मिल। तो स्टोन मिल में इकट्ठा होता है। आफ्टर दिस द स्टार्च एंड प्रोटीन ऑफ द एंडोस्पर्म आर फाइनली डिवाइडेड स्टेट एंड रिमेन इन द सस्पेंशन। तो इसमें ये है कि स्टार्च जो जो प्रोटीन पोर्शन है जो वो अलग हो गए हैं एंड फाइनली डिवाइडेड इन स्टेट एंड रिमेन इन। तो इनकी सस्पेंशन फॉर्म में होती है जो मतलब वाटर में यानी ये डिजोल्व हैं ये प्रोटीन और स्टार्ची कंटेंट। द हल्स एंड फाइबर कैन देन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटीन एंड स्टार्च बाय सीविंग।
तो जो हल पोर्शन है या जो फाइबर पोर्शन है उसे हम प्रोटीन या स्टार्च से अलग कर लेते हैं बाय सीविंग प्रोसेस। सीविंग आप लोगों को पता है कि जो मसलन जितने फाइन पार्टिकल्स हैं तो वो अलग से हो जाएंगे, कोरस से वो अलग से हो जाएंगे। तो ये हल्स जो फाइबर वगैरह हैं ये सेपरेट हो जाएंगे बाय द सीविंग प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम प्रोटीन, तो जो एंड में दो चीज़ें हमारे पास सस्पेंशन फॉर्म में जो बच गई थी वो हैं स्टार्च और प्रोटीन। In RAG range, the starch is embedded in a protein network which swells during steeping and tends to form tiny globules of hydrated protein. तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये स्टार्च जो है मसलन ये प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग होती है इसकी, जो स्टार्च मालिक्यूल होता है, तो तभी ऐसे बॉन्ड को डिस्टर्ब करने के लिए हम स्टिपिंग करते हैं। तो स्टार्च इज एम्बेडेड, जो स्टार्च होती है वो एम्बेडेड होती है ना प्रोटीन नेटवर्क विच स्वेल्स ड्यूरिंग स्टिपिंग, तो वो फूल जाता है ऐसा ड्यूरिंग स्टिपिंग यानी जब पानी वगैरह मिलता है, एंड टेंड्स टू फॉर्म ए टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड प्रोटीन। तो जो टाइनी ग्लोब्यूल यानी कि छोटे से कतरे नुमा यानी कि जो प्रोटीन हाइड्रेटेड है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। डिस्पर्शन ऑफ प्रोटीन which freeze the starch is accelerated by sulfur dioxide। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड हमने स्टार्ट में जो ऐड की थी उसका क्या फंक्शन है, डिस्पर्शन ऑफ प्रोटीन विच फ्रीज द स्टार्च इज एक्सेलरेटेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक्सेलरेट करती है डिस्पर्शन ऑफ प्रोटीन की फ्रॉम द स्टार्च। फाइनली द स्टार्च इज फिल्टर एंड ड्राइड। तो उसके बाद जो है वो स्टार्च को हम सुखा लेते हैं, यानी पानी ड्रेन ऑफ करके उसे खुश कर लिया जाता है। देन मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस बाय 10 to 12% बाई किलन ड्राइंग। तो किलिंग आप लोगों ने पढ़ा था कि ड्राइंग का प्रोसेस है, तो हीटिंग के थ्रू यानी किलिंग करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू 10 to 12% बाई किलन ड्राइंग एंड फर्दर रिड्यूस बाई वैक्यूम ड्राइंग 5 to 7। तो दो तरह के स्टेप यूज़ किए जाते हैं फॉर द मॉइस्चर रिमूवल। नंबर वन इज किलन ड्राइंग, नंबर टू है वैक्यूम ड्राइंग। तो जो उसमें प्रोपोर्शन है वो भी डिफरेंट है। मॉइस्चर कंटेंट जो 10 से 12% जो होता है वो किलन ड्राइंग में होता है, और वैक्यूम ड्राइंग में 5 to 7% होता है। द प्रोटीन इन द स्टीम वाटर इज रिकवर्ड बाय द वैक्यूम वेपोरेशन एंड ड्राइड एज अ ग्लूटन फीड। तो जो प्रोटीन पोर्शन जो स्टीम वाटर में होता है तो उसको कैसे रिकवर किया जाता है, थ्रू वैक्यूम वेपोरेशन। वेपोरेशन यानी कि जो पानी है वो बखारात के थ्रू निकल जाएगा और जो प्रोटीन पोर्शन है वो बच जाएगा। एंड ड्राइड एज ए ग्लूटन फीड, तो उसे ग्लूटन फीड कहते हैं। द वाटर रिकवर्ड इज रीयूज एज ए स्टीम वाटर। तो जो पानी दोबारा यानी कि जिससे हमने सारी इम्प्योरिटीज रिमूव कर ली हैं, जो डिफरेंट प्रोपोर्शन से मसलन जो ग्लूटन मील भी था वो भी निकाल लिया है, तो जो दोबारा जो पानी है स्टीम वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। यानी कि इससे ये होता है कि जो पानी है उसकी बचत हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे दो मेथड्स बताए हुए थे, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और हाइड्रोलिक प्रेस। सर इन दोनों का कोई आपस में है कि कौन सा ज्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियल में दिखा है तो इफेक्टिव रहेगा, जो तो सॉल्वेंट के दोनों तो ही सेम है? तो यानी मेथड तो हैं, यानी दोनों एक्सट्रैक्शन की मेथड है। हाइड्रोलिक जी यानी जी। ठीक रहेगा वो इसलिए कि जो सॉल्वेंट होता है उसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट या ऑयल। जी सर। में ये होता है कि उसके रेजिडुअल इफेक्ट रह जाते हैं। मसलन अगर आपने खाने की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई और मेथड यूज करें, जी सर ठीक है, थैंक यू यानी सो कि मच। चल जाते हैं क्योंकि टॉक्सिक एंड तो हर जगह ही मौजूद हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। मेथड दोनों ही फॉलो किए जाते हैं, तो हाइड्रोलिक भी कर सकते हैं। और किसी और बच्चे का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? अटेंडेंस होगी जी सर, अटेंडेंस हो गई है। तो 130 सोचा कि 170? सर 170 तक सही है। चले अभी है टाइम, हम लोग सोच लीजिए। जी सर ठीक है। ठीक, अटेंडेंस ओके होगी। सर, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अटेंडेंस हो गई। अल्लाह हाफिज़।